हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 6 क्लास की जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है उसके जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है देश और उनके निवासी, जिसमें अफ्रीका महादेश के बारे में पढ़ना है, उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 6 क्लास की जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है उसके पहले चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। यानी अफ्रीका और यूरोप किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, उनका जो सीमा निर्धारण होता है वो किस चीज़ से होता है, या कोई महासागर है या जल संधि है या कोई स्थलीय भाग है, कि इस माध्यम से यूरोप जो है से अफ्रीका से अलग होता है या अफ्रीका यूरोप से अलग होता है। ऑप्शन है पहला यहाँ दिया जा रहा है कि पहला कह रहा है कि जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा भूमध्य सागर, तीसरा उत्तरी अटलांटिक महासागर और चौथा बाब अल मंदेब जल संधि। तो अफ्रीका और यूरोप की हम लोग बात करें तो अफ्रीका यूरोप से क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये है पूरा अफ्रीका का मैप पूरा। उसके अलावा बात करें जो इस तरफ का जो क्षेत्र है ऊपर का, ये सब क्या है, ये सब इसके ऊपर में जो भी क्षेत्र है वो यूरोप का क्षेत्र पड़ता है। और यूरोप जो है इसके बीच में देखिएगा तो यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, जिसे कहा जाता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, ये भी क्या करता है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। उसके अलावा इसी भूमध्य सागर के पास यहाँ पर ये देखिए जो निकला हुआ है ये है स्पेन। ठीक है, और नीचे है ये अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी देश जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मोरक्को। ठीक है, ऊपर स्पेन है यूरोप का क्षेत्र, यूरोप का एक देश, और अफ्रीका का एक देश क्या है, मोरक्को। और इसी के बीच में क्या होता है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये भूमध्य सागर का है और यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर है। और इसके बीच जो जल संधि है, जल संधि क्या करता है, जल संधि उसे कहते हैं जो दो स्थलीय क्षेत्र को क्या करे, अलग करे, दो स्थलीय क्षेत्र को अलग करे। मान लीजिए लैंड 1 और लैंड 2 और ये वाटर 1 और वाटर बॉडी 2, जो क्या करता है, दो स्थलीय क्षेत्र को अलग करता है और दो जलीय भाग को जोड़ता है। किस माध्यम से, तो एक संकरे स्थल से, संकरे क्षेत्र से क्या करता है, दो जलीय भाग को जोड़ता है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र में जहाँ पर दो सागरों का जल मिलता है, दो समुद्रों का जल मिलता है, उसी को क्या कहता है, जल संधि। उसे क्या कहता है, जल संधि। तो यहाँ पर जो जल संधि है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में, उसका नाम क्या है, इसका नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। जो क्या करता है, स्पेन को किससे अलग करता है, वो मोरक्को से अलग करता है, या उसे कहा जा सकता है कि अफ्रीका को किससे अलग करता है, तो यूरोप से अलग करता है। और जोड़ता किसको है, तो वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, इसे क्या करता है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और इसे जो जिब्राल्टर जल संधि है इसे क्या कहता है, इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर से जो जहाज निकलती है वो कहाँ जाती है, इसी जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से कहाँ पहुँचती है, भूमध्य सागर में पहुँचती है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो अफ्रीका यूरोप से किस किस माध्यम से अलग होता है, तो एक भूमध्य सागर और दूसरा जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से ये दोनों अलग होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, एक जिब्राल्टर जल संधि और दूसरा भूमध्य सागर के माध्यम से अफ्रीका यूरोप से अलग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसके डिटेल की बात करें तो यहाँ दिया जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर एवं जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा क्या होता है, ये अलग होता है। उसके अलावा जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करता है। पूछा जाए कि जिब्राल्टर जो जल संधि है वो किस किस को अलग करती है, तो वो स्पेन जो अफ्रीका का देश है, और जो स्पेन जो यूरोप का देश है, और जो मोरक्को है वो अफ्रीका का देश है, इन दोनों को क्या करता है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है। और जोड़ता किसे किसे है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि कौन सी स्थलाकृति अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, और इसमें हमें क्या देखना है
कि कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? ऑप्शन है स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंदेव, और ये क्या है, मोजाम्बिक चैनल। तो अफ्रीका और एशिया की सीमा की हम लोग बात करें तो देखिए, ये जो इस तरफ का जो क्षेत्र है ये पूरा, ये सब क्या है, ये एशिया का भाग है। इधर जो भी क्षेत्र पड़ेगा वो एशिया का भाग है, और ये पूरा अफ्रीका का भाग है। तो देखिए इसकी सीमा की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है लाल सागर, लाल सागर, ये क्या है, इसके इस तरफ एशिया और यह अफ्रीका। उसके अलावा बात करें तो यहीं पर देखिएगा ये है गल्फ ऑफ अदन, मतलब अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और इस तरफ क्या है, ये लाल सागर। तो जहां पर लाल सागर और अदन की खाड़ी का जल मिलता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहां पर एक जल संधि है, उसका नाम है बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव। ठीक है, ये क्या है, बाब अल मंदेव जल संधि, जहां पर गल्फ ऑफ अदन और रेड सी का जल जहां पर मिलता है वहां पर जो जल संधि है उसे क्या कहता है, बाब अल मंदेव जल संधि। और ये क्या करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अगर देश की बात करें तो यहाँ पर क्या कौन सा देश है, तो ये है एशिया का यमन, ठीक है, यमन। और इधर देखिएगा यहाँ पर अफ्रीका का देश, इसका नाम है जिबूती। तो ये क्या करता है, जिबूती को किससे अलग करता है, यमन से जो एशिया का भाग है, और जोड़ता किसको है, तो लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये क्या हो गया, लाल सागर। उसके अलावा कहा जाए तो ये क्या है, यहाँ पर बाब अल मंदेव जल संधि के द्वारा ये किससे अलग होता है, ये एशिया से अलग होता है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिएगा एक जल से यहाँ पर है, इसको काट करके एक बनाया गया है नहर, नहर जिसका नाम क्या है, स्वेज, स्वेज नहर, जिससे क्या होता है कि लाल सागर से कहाँ जाया जाता है, भूमध्य सागर में प्रवेश किया जाता है। तो ये जो स्वेज नहर है ये भी क्या करता है, एशिया को किससे अलग करता है, अफ्रीका से अलग करता है। तो तीन चीज है स्थलाकृतियां जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। पहला क्या है, ऊपर देखिएगा यहाँ पर तो स्वेज नहर, उसके बाद यहाँ पर लाल सागर, और नीचे यहाँ देखिएगा तो क्या है, यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन के पास उसका नाम क्या है, बाब अल मंदेव जल संधि। इन तीन स्थलाकृतियों के द्वारा एशिया यूरोप अफ्रीका से अलग होता है। तो एक स्वेज नहर, दूसरा लाल सागर, और तीसरा बाब अल मंदेव जल संधि। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तो क्या है, सही है। यहाँ पर उत्तर के व्याख्या की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से लाल सागर, स्वेज नहर और बाब अल मंदेव जल संधि के द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर की हम लोग बात करें तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा अरब के सिनाई प्रायद्वीप, अरब का जो सिनाई प्रायद्वीप है को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज स्थित है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है उसे पोर्ट सईद कहा जाता है, और जो लाल सागर में स्थित है उसे क्या कहा जाता है, पोर्ट स्वेज कहा जाता है। और यही जो है यही है एशिया का, ये अरब का सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, यहाँ पर यही है जिसे काट करके बनाया गया है स्वेज नहर। उत्तरी छोर पर क्या है इसके, ये है पोर्ट सईद, और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज अवस्थित है। आगे है कि बाब अल मंदेव जल संधि लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंदेव क्या करता है, लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ती है। उसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती और सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से अलग करती है। ये अफ्रीका के जो जिबूती है, सोमालिया का जो क्षेत्र है उसको क्या करता है, अरब प्रायद्वीप के जो यमन है देश उससे अलग करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे ऊंचा शिखर कौन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन की बात करें, माउंट कैमरून, दूसरा माउंट टोबक्कल, और तीसरा माउंट केनिया, और चौथा क्या है, ये माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में अमूमन क्या है, वो पठारी क्षेत्र है, और वो कहीं कहीं उसका जो स्थलीय क्षेत्र क्या है, बहुत ही ऊंचा उठा हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा जो उठा हुआ भाग है, जो सबसे ऊंचा जो माउंट है वो कौन है, सबसे ऊंचा शिखर, तो उसकी हम लोग बात करें तो वो है यहाँ पर ये देश है जिसका नाम है तंजानिया। ये क्या है, तंजानिया, तंजानिया। और यहीं पर क्या है सबसे ऊंचा शिखर, इसका नाम है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, जो क्या है
अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए कि किस देश में अवस्थित है, तो ये अफ्रीका के तंजानिया में अवस्थित है। कौन? तो माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ पर देखिएगा, तो यही है माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ पड़ता है, तो ये अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है। यहीं पर एक और है जो इसका दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? माउंट केनिया, जो कहाँ पर स्थित है? वो केनिया में अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो एक है माउंट एटलस पर्वत, ये भी कहाँ पर है? ये अफ्रीका में स्थित है। और उसके अलावा एक है पर्वत और, जिसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जो अफ्रीका महादेश में स्थित है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचा शिखर अफ्रीका महाद्वीप का, तो क्या हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो। माउंट कैमरून भी है, जो एक देश है अफ्रीका में, कैमरून, वहां पर ये पर्वत स्थित है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है। अफ्रीका का पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत क्या है? ये ऊंचा है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर है। ये क्या है? जो ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर है। और अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा शिखर है इसी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में स्थित है। और इस सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। और ये कैसा पर्वत है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है, जो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? अफ्रीका में जो एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? एटलस, वो अफ्रीका के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हम लोग बात करें एटलस की, तो एटलस क्या है? एक मुर्दार पर्वत है। एटलस ये क्या है? एक मुर्दार या इसे ही वलित पर्वत कहा जाता है। इसे ही नवीन पर्वत, सबसे नवीन जो पर्वत होते हैं विश्व में, वो सब कौन है? वो मुर्दार पर्वत होते हैं या वलित पर्वत होते हैं। और ये एटलस क्या है? ये भी एक मुर्दार पर्वत है, या ये क्या कहा जाता है इसको? उसे वलित पर्वत कहा जा सकता है। और ये कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो देखते हैं। देखिए ये है एटलस माउंट, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर है मोरक्को, उसके अलावा अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ठीक है, ये तीन देश जो अफ्रीका के हैं उसमें ये माउंट क्या कहता है उसको? एटलस, माउंट एटलस स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है टोबक्कल, माउंट टोबक्कल। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में फैला हुआ है। उसके अलावा बात करें ये किस क्षेत्र में है, तो ये मान लीजिए ये नॉर्थ है अफ्रीका का, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। तो इसकी बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम में स्थित ये पर्वत श्रृंखला है। जो माउंट एटलस है ये कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में स्थित श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ दिया जा रहा है कि अफ्रीका में दो छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं और दूसरी पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के साथ है। उसे क्या कहता है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। एक तो कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में, और एक कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। ये क्या है? एटलस, और दक्षिण पूर्व में क्या है? ड्रेकेनबर्ग पर्वत। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उसके अलावा एटलस क्या है? ये अफ्रीका का नवीन मुर्दार पर्वत है तथा इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है। और माउंट टोबक्कल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछा जाए कि एटलस पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है, तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या है? माउंट टोबक्कल। आगे है पांचवा प्रश्न कि महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? ये जो महान, जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है, महान भूभ्रंश घाटियां, वो किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है? अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, या डी यूरोप? तो महान भूभ्रंश घाटी या उसे कहा जाए ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, ये जो है अफ्रीका महादेश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महादेश की भौतिक लक्षण है। ठीक है, यही है अफ्रीका महादेश।
और ये जो पूरा क्षेत्र है ये ठीक है, ये क्या है, महान भूभ्रंश घाटी इसे कहा जाता है। और ये शुरू कहाँ से होता है, तो ये सीरिया से शुरू होता है। सीरिया, एशिया के भाग से, सीरिया लेबनान के क्षेत्र से शुरू होता है। और यहाँ मोजाम्बिक देश जो है, मोजाम्बिक अफ्रीका का मोजाम्बिक, वहां तक ये फैला हुआ है। ये सबसे लंबा भूभ्रंश घाटी है। और ये क्या है, इसी जगह से क्या हो रहा है, अफ्रीका दो भागों में बट रहा है। ये क्या कहते हैं उसको, आंतरिक हलचल के कारण ये जो भ्रंश है अब दो भागों में धीरे धीरे बट रहा है। और ये फैला कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सीरिया और जो लेबनान का क्षेत्र है वहां से लेकर के पूरा मोजाम्बिक जो है अफ्रीका में, उस क्षेत्र तक फैला हुआ है। उसके अलावा बात करें इस क्षेत्र में क्या है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण झील भी है, जैसे लेक तुर्कान झील, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो माउंट झील जो है से एल्बर्ट झील। उसके अलावा बात करें तो लेक टंगनिका झील। उसके अलावा बात करें तो ये करीबा झील। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो ये मालावी झील। ये सब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण झील है जो ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है, इस महान भूभ्रंश घाटी में स्थित है। तो ये किसका भाग हो जाएगा, महान भूभ्रंश जो है घाटियां, ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। आगे बात करें यहाँ इसका, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ की महान भूभ्रंश घाटी है। भूभ्रंश घाटियां धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियां हैं। ये क्या है, भूभ्रंश धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियां हैं। इसके दोनों किनारे दीवारों की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियों की एक लंबी श्रृंखला है और यह मालावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, स्वेज नहर की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है, इसलिए इसे महान भूभ्रंश घाटी कहा जाता है। इजराइल में जो है मृत सागर उस क्षेत्र तक ये चली गई है, एशिया से लेकर के पूरा अफ्रीका में मोजाम्बिक जो क्षेत्र है, देश है इसका, उस क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है। जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, वो किस झील से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो उसके बाद हम लोग करें तो देखिए यही है नील नदी। ये क्या है, नील नदी। और ये निकलती कहाँ से है, तो ये जो विक्टोरिया झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यहीं से ये निकलती है। अब विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है, तो ये विषुवत रेखा पर स्थित है। और ये जो है तंजानिया, ठीक है, युगांडा और केनिया की सीमा पर जो झील स्थित है उसे कौन है, वो है विक्टोरिया। विक्टोरिया क्या है, ये 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, एक तंजानिया, दूसरा युगांडा और तीसरा केनिया के साथ। यहाँ पर केनिया, युगांडा और ये तंजानिया के सीमा पर स्थित है। और यहीं से क्या होता है, नील नदी का उद्गम होता है, ठीक है, नील नदी का ये उद्गम होता है। और यहाँ से जो नील नदी निकलती है इसे कहा जाता है व्हाइट नील, इसे क्या कहता है, श्वेत नील, ठीक है। ये क्या है, श्वेत नील है, यहाँ से निकलती है। और जब यहाँ से जो इथियोपिया में जो है उच्च भूमि से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्लू नील। ये क्या है, नीली नील, ब्लू नील। और जब ये श्वेत नील और ब्लू नील जब यहाँ पर सूडान में, इसकी राजधानी है ये खार्तूम, यहाँ पर जब ये मिलती है तो इसके सम्मिलित धारा को, संयुक्त धारा को क्या कहता है, नील नदी। और ये जा करके फिर क्या होता है, कहाँ गिरती है, तो ये अपना मुहाना मेडिटेरेनियन सी में बनाती है, यानी भूमध्य सागर में बनाती है, भूमध्य सागर में बनाती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से। उसके बाद कौन झील, तो श्वेत नील और ब्लू नील निकलती है इथियोपिया से। जब खार्तूम में एक दूसरे के साथ मिलती है तो इसके संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नील नदी। और ये बाद में कहाँ जाती है, ये भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। और इसके किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है, तो देखिएगा दक्षिणी सूडान का एक राजधानी है, इसका नाम है जुबा, ये भी कहाँ स्थित है, नील नदी किनारे। उसके अलावा जो खार्तूम है सूडान, उत्तरी सूडान की राजधानी, ये भी नील नदी किनारे स्थित है। उसके अलावा ये है रिवर नील के किनारे क्या है,
यहाँ पर कायरो, ठीक है, इसे काहिरा कहा जाता है। काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, इजिप्ट की राजधानी है, ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये काहिरा नदी किनारे स्थित है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ सुएज, तो ये क्या है, यहाँ पर इजिप्ट के कहाँ पर स्थित है, तो वो नील नदी के किनारे स्थित है। और इसी नील नदी किनारे ही क्या हुआ था, मिस्र की सभ्यता का उद्गम हुआ था, ठीक है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, संसार की सबसे लंबी नदी है और यह विषुवत रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। ये क्या होता है, भारी वर्षा वाले क्षेत्र, जो विक्टोरिया जो झील है वो कहाँ पर स्थित है, विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, वो वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। इस कारण क्या होता है, उस क्षेत्र में रोजाना प्रतिदिन बारिश होती है। इसलिए ये कहाँ से निकलती है, दक्षिणी इससे निकल के यहाँ से और उत्तर की तरफ बहती हुई कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। आगे है कि नीचे दिए गए किस सागर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नील नदी कहाँ गिरती है, तो वो भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है और अपना मुहाना भूमध्य सागर बनाती है। और जहाँ ये मुहाना बनाती है वहीं पर क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भूमध्य सागर। यहाँ पर वही है, कहाँ पर गिर रही है, ये गिर रही है भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में। नील नदी सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता था, सभ्यता का विकास नील नदी के घाटी में हुआ। श्वेत नील और नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदी है और नील नदी को मिस्र का उपहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर क्या किए, विचार कीजिए। पहला है विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। उसके अलावा विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है, तो वो यही है विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया, ठीक है। और ये क्या कहाँ, इसके साथ कौन किस किस देश की सीमा पर स्थित है, तो इसकी तरफ है ये युगांडा, यहाँ पर तंजानिया और ये केनिया, ठीक है। ये 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। और ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी बड़ी झील है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, ये पहला ऑप्शन सही है कि विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है। उसके अलावा विक्टोरिया झील के ऊपर से ही विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये भी सही है क्योंकि इसी के बीच से क्या होता है, विक्टोरिया झील से क्या जो विषुवत रेखा है जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है वो इसी क्षेत्र से होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा वो किससे गुजरती है, तो वो विक्टोरिया झील से होकर के ही गुजरती है। अब विषुवत रेखा में स्थित है इसलिए क्या होता है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है और उसी बारिश से क्या होता है, ये झील जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न कह रहा है, नहीं इसका डिटेल की बात करें तो उपरोक्त दोनों कथन क्या है, सत्य है। अफ्रीका उच्च भूमि प्रदेश में बहुत सी घाटियां पानी से भरी है जिन्हें क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। इस कारण यहाँ अनेक बड़ी झीलें हैं जिनमें से एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये क्या है, 3 देश तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमा पर स्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है तथा यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जो पहली है वो क्या है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित सुपीरियर झील क्या है, वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो विक्टोरिया है ये क्या है, दूसरी सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी की झील है। और नील नदी क्या होता है, जो व्हाइट नील है इसी झील से निकलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है। जाम्बेजी नदी, जायरे नदी, ऑरेंज नदी या लिम्पोपो नदी। तो विक्टोरिया जलप्रपात की हम लोग बात करें, ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए यही है जाम्बेजी नदी, ठीक है। ये जाम्बेजी नदी है और ये निकल करके कहाँ गिरती है, तो ये इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर में डेलोगात नाम का एक खाड़ी है उसी में ये गिरती है। और निकलती कहाँ से, ये अंगोला से, अंगोला से यह निकलती है, ठीक है।
और ये जो नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे के क्षेत्रों को होती हुई और कहाँ गिरती है, मोजाम्बिक को पार करते हुए ये हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, और ये क्या है, इसी पर जो है से विक्टोरिया जो जलप्रपात है, विक्टोरिया फॉल्स जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो इसी नदी पर स्थित है। और इसके अलावा इसी पर क्या किया गया, यहाँ क्या है, ये लेक करीबा, करीबा झील का झील भी कहाँ पर है, ये इसी पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा, विक्टोरिया जलप्रपात और लेक करीबा क्या है, ये किस पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी का उद्गम की बात करें तो ये अंगोला से उद्गम होता है। उसके अलावा नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक देशों से होकर के ये डेलुगात की खाड़ी में हिंद महासागर में जाकर के ये गिरती है। तो ये था जाम्बेजी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है और यह जलप्रपात उत्तर अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से भी क्या है, ऊंचा और चौड़ा है। जो उत्तरी अमेरिका में जो नियाग्रा जलप्रपात है उससे भी क्या है, ये ऊंचा और चौड़ा है। इस प्रपात का स्थानीय भाषा में रखे गए मूल का नाम क्या है, अर्थ है धुआं जो गरजता है। इसे क्या कहता है वहां के स्थानीय नाम में, विक्टोरिया को धुआं जो गरजता है। जब ऊपर से गिरती है तो इसका देखने में बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को हमें मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, धुआं जो गरजता है। इस प्रपात की चौड़ाई 2 किलोमीटर से भी क्या है, अधिक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, यह हम लोग सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, कौन है, वो है सहारा। सहारा मरुस्थल है जो क्या है, गर्म मरुस्थल है। ये क्या है, गर्म मरुस्थल है और ये अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 11 देशों में ये फैला हुआ है, ये सहारा मरुस्थल। तो ये कहाँ पर कौन हो जाएगा, ये सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो भी गर्म मरुस्थल। यही है जो पूरा जितना भी दिखाई दे रहा है ये पीला, ये क्या है, ये सहारा मरुस्थल है। ठीक है, इसके मोरक्को, उसके बाद वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, उसके अलावा जो यहाँ पर चाड, इसके अलावा यहाँ पर अल्जीरिया के अलावा लीबिया, ट्यूनीसिया, मिस्र, ये जो भी देश है वो इन सब क्षेत्रों देशों में फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह उत्तरी अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। जो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये जो पीला दिखाई दे रहा है, ये कालाहारी मरुस्थल है। इसके उत्तर में सहारा मरुस्थल, दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है। पहला है, अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके अलावा अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। तो विषुवतीय वर्षा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसे ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। और ये जो है कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कटिबंधीय क्षेत्र में से मान लिया जाए कि ये क्या है, ग्लोब। और यहाँ पर देखिए कि 0 डिग्री है यहाँ विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, 2 अक्षांशों के बीच को कटिबंध कहा जाता है। इसलिए जो ये जो क्षेत्र है 23.5 से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी का क्षेत्र, विषुवत रेखा के क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है कि कंटिन्यू जो है सूरज किरण सालों भर सीधी पड़ती है, इसलिए क्या होता है इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है कि जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाता है और अत्यधिक मात्रा में प्रतिदिन रोजाना क्या होता है, इन क्षेत्रों में बारिश होती है। और इन क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से क्या होता है कि इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वनों का विकास होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो है ये अफ्रीका महादेश, ठीक है। और इसके जो यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, इसके जो बीच ऊपर देखिएगा इसके उत्तर में, तो ये क्या है, ये सवाना, उत्तर और दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान जो है इसे क्या कहता है, सवाना, सवाना घास के मैदान इसे
कहा जाता है, जो कहाँ पर है, विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। और यहीं पर जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है सवाना के जो मरुस्थलीय क्षेत्र के पास में, उसे क्या कहता है, उसे ही साहेल क्षेत्र कहा जाता है, उसे साहेल क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर घास की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन कि अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, तो क्या है, ये सही है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। तो जो इसका जो उत्तर और दक्षिण दोनों भाग है, उस तरह क्या होता है, इस तरफ देखिएगा यहाँ पर, तो हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में, कि यहाँ पर क्या था, इसके उत्तर में यहाँ मान ली जाए कि ये विषुवत रेखा है, तो इसके उत्तर में क्या है, ये सहारा मरुस्थल, और दक्षिण में क्या है, ये कालाहारी मरुस्थल स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यहाँ पर दिया जा रहा है कि अफ्रीका में विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने वनों से ढका है, और इन वनों को क्या कहता है, उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षा वन कहा जाता है। वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में होती है वर्षा, और यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देता है, और यहाँ की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से काफ़ी कम रहती है। इस प्रकार अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सवाना या सूडान तुल जलवायु के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर वनस्पतियों के नाम पर यहाँ ज़्यादातर घास उगती है, और लंबी और मोटी घास के इस क्षेत्र को क्या कहता है, इसे सवाना कहा जाता है। ठीक है। अनेक देशों में जो घास के मैदान है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में सवाना है, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी है, उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में देखिएगा तो पंपास है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में वो क्या है, वो डाउन्स है। कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो, अमेजन, जाम्बेजी या ऑरेंज। तो जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो, ये क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसे यहाँ से मकर रेखा गुजर रहा है तो एक बार ये निकल ऐसे गई, और ये तीसरी क्या हुआ, यहाँ पर एक बार काटी, और दूसरी यहाँ पर। तो ये जो लिम्पोपो है ये क्या करता है, मकर रेखा को 2 बार काटता है। और जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है वो क्या है, भारत का माही नदी। ठीक है। उसके अलावा जो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है वो कौन है, तो वो है कांगो या जायरे नदी। अफ्रीका का ही ये नदी है, इसका क्या है, कांगो या जायरे नदी। ठीक है। तो ये 3 नदी को याद रखना है, एक लिम्पोपो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, दूसरा क्या है विषुवत रेखा को जो काटती है कांगो नदी, तीसरा क्या है कर्क रेखा का जो काटती है वो भारत की माही नदी। यहाँ पर है कि लिम्पोपो नदी यहाँ पर मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना तो दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाती हुई मापुतो डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह, निम्न से कौन कौन से देश शामिल है। जो अफ्रीका का सिंह जिसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसकी जो बनावट है वो लगता है कि किसी सिंह के जैसी निकली हुई है, उनमें से कौन से देश शामिल है। तो देखिए यही है सिंह के जैसा निकला हुआ, इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है। इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन देश शामिल है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सिंह कहा जाता है। तो पहला देश की बात करें तो ये है इरिट्रिया। ठीक है। दूसरा बात करें तो ये है इथियोपिया, ये पूरा। उसके अलावा ये सोमालिया, और यहाँ पर ये जिबूती। ठीक है। ये 4 जो देश है, इरिट्रिया, दूसरा सोमालिया, तीसरा जिबूती, और चौथा क्या है, चौथा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इथियोपिया। ठीक है। इसे ही इन चारों देशों क्या कहता है, इनकी आकृति, इनकी बनावट की वजह से इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की सिंह कहा जाता है। और इन 4 देशों में जो इथियोपिया है, इथियोपिया जिसे पहले अबिसिनिया कहा जाता था, जिसकी राजधानी आदिस अबाबा है, वो क्या है, ये लैंडलॉक है। ये क्या है, स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक
कंट्री है। तो पूछा जाए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन देश है जो लैंडलॉक है या स्थलउद्ध है, तो वो क्या हो जाएगा, इथियोपिया, जिसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है आदिस अबाबा। ठीक है, तो ये थे, इसका जो डिटेल देख लेते हैं कि अफ्रीका का सिंह पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारों पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सिंह के समान लगता है, इसलिए इसे क्या कहता है, इसे नाम दिया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया देश इसमें स्थित है, जिसमें इथियोपिया क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। तो ये थे 6 क्लास के जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है उसके जो पहला चैप्टर है हमारा देश और उनके निवासी, उसमें जो अफ्रीका महादेश के बारे में पढ़ना था उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग और भी जो क्लास हम लोग आगे चलती जाएगी उसके बारे में जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसको हम लोग यूट्यूब पर डिस्कस करते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।